वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक काफी बड़े तूफान में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फिंच होता है और उस टाइम उसने यूवी सूट पहना हुआ था। तब उसका रोबोट उसे बताता है कि यहाँ पर यूवी रेडिएशन काफी हाई है। इसके बाद फिंच एक स्टोर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसके साथ उसका रोबोट भी था जिसका नाम डच होता है। फिंच देखता है कि उस स्टोर में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज थी। इसके बाद उसका रोबोट यानी डच वहाँ से चीजें उठाने लगता है। वहाँ पर फिंच को डॉग्स की फूड भी मिलती है जिसे वो ले लेता है। इसके बाद फिंच अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहाँ की हालत काफी खराब थी क्योंकि कुछ टाइम पहले ओजोन लेयर के जाने की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ गया था और यूवी रेडिएशन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी वजह से कुछ लोगों के अलावा सारे लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद फिंच मैप देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो हर जगह से खाना ले चुका है, लेकिन फिर भी वो सामान ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो सामने से तूफान को आता हुआ देखता है, इसीलिए वो किसी और रास्ते से जाकर शहर से निकलने लगता है, लेकिन वो तूफान उनके पीछे ही होता है। इसके बाद जब फिंच एक जगह पर गाड़ी रोकता है तो वहाँ पर तूफान आ जाता है। तब फिंच और उसका रोबोट यानी डच किसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिंच डच को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो खुद को और उसे साफ करता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि फिंच काफी बीमार है क्योंकि उसे टीबी होती है। अब यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि जिस बिल्डिंग में अभी वो लोग होते हैं उसे फिंच ने अपना घर बनाया होता है। इसके बाद फिंच अपने डॉग से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। इतनी ही देर में डच वहाँ पर वो सामान लेकर आता है जो कि उन्होंने स्टोर से लिया था। यहाँ पर फिंच अपने डॉग को खाना खिलाता है जो कि उसने स्टोर से लिया था। इसके बाद फिंच जब अपना खाने का सामान देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो खाने का सामान बहुत थोड़ा ही रह गया है। इसके बाद फिंच बहुत सारी बुक्स लेकर एक मशीन में डाल देता है जहाँ वो मशीन खुद ही बुक्स को स्कैन करती है और इन्फॉर्मेशन निकालती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिंच असल में एक रोबोट बना रहा है। इसके बाद फिंच रात को एक बुक पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रेडिएशन काफी बढ़ गई है। फिंच अपने डॉग को देखकर काफी दुखी होता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसके बाद हम फिंच को फिर से उसके लैब में काम करते हुए देखते हैं और यहाँ उसने रेडिएशन की सारी इन्फॉर्मेशन भी रोबोट में डाल दी थी। इसके बाद जब वो रोबोट को तैयार कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसे 2 कैमरास चाहिए। तब वो डच के कैमरास निकाल कर उस नए रोबोट में लगाता है। इसके बाद जैसे ही वो रोबोट को ऑन करता है तो उसके अंदर डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब फिंच उस रोबोट से बात करना चाहता है। तब रोबोट भी खुद को मूव करने लगता है। यहाँ पर फिंच अपने बनाए हुए रोबोट को चेक करता है तो काफी खुश होता है और वो अपने डॉग को कहता है कि तुम्हें एक नया दोस्त मिलने वाला है। आगे आगे फिंच उस रोबोट पर और काम करता है, उसे बोलना सिखाता है जिसमें वो रोबोट अब आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग जाता है। तब फिंच उसे बोलता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद फिंच उससे पूछता है कि चलो तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, जिस पर वो रोबोट कहता है कि रोबोट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि वो तो इंसानों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि फिंच के डॉग को ये नया रोबोट अच्छा नहीं लगा था। फिर वो रोबोट फिंच को बताता है कि मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों और जानवरों का ख्याल रखूं। तब फिंच उसे कहता है कि मेरे लिए मेरा डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। इसके बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तब खराबी चेक करने के लिए फिंच ऊपर जाता है और एक वायर को ठीक करता है जिससे वहाँ पर लाइट आ जाती है और रोबोट भी जाग जाता है। और तभी फिंच देखता है कि बाहर तो तूफान आ रहा है और इसी वजह से लाइट्स ऑफ हो गई थी। इसके बाद फिंच जब रोबोट के पास आता है तो रोबोट उसे बताता है कि काफी बड़ा तूफान आने वाला है और 24 घंटों तक वो तूफान हम तक पहुंच जाएगा और हम नहीं बच पाएंगे उसमें, क्योंकि वो करीब 40 दिनों तक यहाँ पर रहने वाला है। तब ये सुनकर फिंच समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। खाना खाने के बाद फिंच सोचता है कि उसने आगे क्या करना है, यानी आगे कहाँ पर जाना। लेकिन यहाँ पर अभी उसका एक काम अधूरा था क्योंकि उसने तो रोबोट की पूरी बॉडी भी तैयार करनी थी अभी। इसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को जाने का सोचता है और तभी फिंच के मुँह से खून आता है जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद फिंच उस रोबोट की बॉडी भी तैयार कर लेता है। वो रोबोट अपने हाथों को देख रहा होता है। फिंच उस रोबोट को चलना सिखाता है और जब रोबोट चलना स्टार्ट करता है तो फिंच उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और फिर देखते ही देखते वो रोबोट काफी अच्छे से चलने लगता है जिसकी वजह से फिंच काफी खुश होता है। लेकिन जब फिंच का डॉग भौंकता है तो वो रोबोट नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए सामान पैक करने लगता है और ऊपर वो रोबोट चलने की और भागने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिंच सारा सामान पैक करने के बाद डच को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन डच में तो कैमरास ही नहीं होते इसीलिए वो देख ही नहीं सकता था, इसीलिए वो चीजों में टकरा रहा था। इसके बाद फिंच एक सीसीटीवी कैमरा से कैमरा निकालता है और उसे डच में लगाता है। इसके बाद वो लोग बस के जरिए वहाँ से निकलने वाले होते हैं और यहाँ पर वो नया रोबोट सारी चीजें सीख रहा होता है। यहाँ
पर हम ये जान पाते हैं कि असल में उनकी बस यूवी रेडिएशन से बिल्कुल सेव होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर सैन फ्रांसिस्को के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब नए रोबोट को सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो उन्हें रास्ता बता रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक शहर में रुकते हैं और यहाँ पर नया रोबोट फिंच का पोस्ट कार्ड देखता है और वो फिंच को कहता है कि मुझे तुम्हारा पोस्ट कार्ड काफी पसंद आया है। तब फिंच बताता है कि पहले लोग बात करने के लिए पोस्ट कार्ड यूज करते थे। तो वो रोबोट पूछता है कि ये कार्ड तुम्हें किसने भेजा था, जिस पर फिंच कहता है कि ये मुझे मेरे अंकल ने भेजा था। इसके बाद फिंच उस रोबोट को अपने साथ आने के लिए कहता है और तब वो दोनों बाहर जाते हैं और फिर वो रोबोट को उसके सारे रूल्स बताता है, जहाँ उसने डॉग के लिए खाना ढूंढना था और उसे खिलाना भी था। इसके बाद उन लोगों को एक सिनेमा हॉल दिखता है। तब फिंच उस रोबोट को सिनेमा हॉल का डोर खोलने के लिए कहता है। तब रोबोट काफी इजीली वो दरवाजा खोल लेता है। अंदर जाकर फिंच उसे खाना ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर वो रोबोट फर्स्ट टाइम खुद को देखता है। फिंच को वहाँ से थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, इसीलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ वो एक लोहे की चीज पर कुछ पॉपकॉर्न डालता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ पर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो तूफान इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। यहाँ पर फिंच समझ जाता है कि वो इस तूफान से नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए वो अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आता है। बस को मजबूत करने के लिए वो वहाँ पर कीले लगाने लगता है और वो रोबोट को भी ऐसा करने के लिए कहता है। यहाँ पर 3 कीले तो फिंच लगाता है और 1 कीला रोबोट लगाता है। इसके बाद फिंच जल्दी से बस में चला जाता है और अब वहाँ पर तूफान आ रहा होता है। इसके बाद रोबोट भी बस के अंदर आ जाता है। तूफान आने पर वो बस की चीजों को पकड़ लेते हैं। उनकी बस अब तूफान की लपेट में आ जाती है, इसीलिए वो हवा में उड़ने लगती है और इसी वजह से 3 कीले निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी वहीं पर गड़ा हुआ था। फिर वहाँ से तूफान जाने के बाद बस अपनी जगह पर आ जाती है। वो लोग बिल्कुल सही सलामत होते हैं, उन्हें कोई भी चोट नहीं आती। इसके बाद फिंच और वो रोबोट बाहर आते हैं। तब फिंच देखता है कि सारे कीले निकल चुके थे, लेकिन जो कीला उस रोबोट ने लगाया है वो नहीं निकला, इसीलिए वो उस रोबोट की तारीफ करता है। अब यहाँ पर एक टायर टूट गया होता है और जब रोबोट उस टायर को लाता है तो उन्हें पता चलता है कि टायर लगाने के लिए उनके पास जैक तो है ही नहीं। फिंच की बात उस रोबोट को बताता है कि बगैर जैक के हम टायर को फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोबोट उस पूरी बस को उठा लेता है और फिर वो फिंच को टायर लगाने के लिए कहता है। तब यहाँ पर फिंच इजीली टायर को लगा लेता है। यहाँ पर फिंच फिर से रोबोट की तारीफ करते हुए उसे कहता है कि तुम एक अच्छे जैक बन सकते। यहाँ पर फिंच उस रोबोट को कहता है कि तुम अपना नाम जैक ही रख लो। तो वो रोबोट कहता है कि नहीं, मुझे अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखना है। तो फिंच कहता है ओ नो, ये नाम तो काफी बड़ा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस रोबोट का नाम जेफ कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट डे फिंच बस के ऊपर सोलर सिस्टम सेट करके अंदर जाकर सो जाता है, लेकिन तभी वो नया रोबोट यानी जेफ और उसका डॉग भौंकने लगता है, इसीलिए फिंच की आंख खुल जाती है। तब नया रोबोट यानी जेफ उसे बताता है कि मैं डॉग्स की लैंग्वेज सीख रहा था। वो कहता है कि मुझे ये लगता है कि आपका डॉग मुझे पसंद नहीं करता। तब फिंच कहता है कि तुम दोनों को एडजस्ट होने में, तुम्हारी दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस बार जेफ फिंच के साथ आगे बैठता है। इसके बाद वो लोग गोल्डन ब्रिज के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर जेफ फिंच से पूछता है कि ये ट्रस्ट क्या होता है। तब फिंच उसे समझा नहीं पाता। तब फिंच उसे अपनी ही कहानी सुनाता है। वो कहता है कि काफी सालों पहले कुछ लोगों के साथ में काम करता था, लेकिन वो सारे लोग कम अकल थे और हम लोग असल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वहाँ फिंच के अलावा सबको यही लग रहा था कि सॉफ्टवेयर का इशू सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन फिर फिंच ने उस सॉफ्टवेयर इशू को सॉल्व कर दिया। इस वजह से उसके बॉस ने उसे काफी अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की। फिंच यहाँ पर कहता है कि बेशक वो काम मैंने अकेले ने किया था, लेकिन मैंने अपने बॉस को बताया कि ये काम हम सब ने मिलकर किया है, न कि मैंने अकेले ने, और इस तरह से मैंने सबका ट्रस्ट यानी सबका भरोसा जीत लिया। और यही मतलब होता है ट्रस्ट का, और ऐसे ही लोगों पर अपना ट्रस्ट बनाया जाता है। लेकिन ये चीज भी जेफ को समझ नहीं आती। तो फिंच कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अब सोच कर बताऊंगा। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास आकर रुकते हैं, जहाँ पर फिंच अपने डॉग को जेफ के पास छोड़कर बाहर आता है। और जब फिंच रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर खून की उल्टी होती है। उसकी तबीयत भी काफी खराब हो रही थी, इसीलिए वो काफी दुखी था। और जब बाहर से उसके डॉग के भौंकने की आवाज आती है तो फिंच उसे लेने आता है, लेकिन फिंच जेफ को बस में ही बैठने का कहता है। यहाँ पर जेफ बस को ड्राइव करना चाहता था। रेस्टोरेंट में फिंच और उसका डॉग बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपने डॉग को उठने बैठने की मैनर्स सिखा रहा होता है। और बाहर जेफ
ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब फिंच ये देखता है तो वो भागकर बाहर आता है, लेकिन तभी जेफ उस बस को एक गाड़ी में दे मारता है। अब क्योंकि वहाँ पर धूप थी इसीलिए फिंच वहाँ पर नहीं जा सकता था। इसके बाद वो जेफ को आवाज लगाता है और उससे पूछता है क्या तुम ड्राइव कर रहे थे, जिस पर जेफ परेशान होते हुए कहता है नहीं मैं तो नहीं कर रहा था। इसके बाद जेफ बस में बैठकर उसे रिवर्स करता है और जब फिंच उसे रोकने के लिए चिल्लाता है तब तक जेफ दोबारा से बस को ठोक देता है। इसके बाद फिंच जेफ को बाहर बुलाता है और अपना हाथ धूप में करके उसे जलाने लगता है और अब वो जेफ को बताता है कि मैं और मेरा डॉग धूप में नहीं आ सकते और अगर आए तो जल जाएंगे। यहाँ पर फिंच जेफ पर गुस्सा करता है कि तुम्हें मैंने सिर्फ एक काम दिया था बस का ख्याल रखने का और तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। फिंच उस पर काफी भड़कता है जिसकी वजह से जेफ को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो लोग बस में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिंच जेफ को बस चलाने देता है और फिर देखते ही देखते जेफ बिल्कुल ठीक गाड़ी चलाने लगता है। तब इस बात की वजह से फिंच काफी खुश होता है। इसके बाद वो जेफ को 50 किलोमीटर की स्पीड पर बस को चलाने के लिए कहता है। तब जेफ ऐसा ही करता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रात को वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ जेफ को आसमान काफी खूबसूरत लगता है। तब फिंच उसे बताता है कि ओजोन लेयर के जाने के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आसमान ऐसे ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर जेफ उससे पूछता है कि अगर रात में खतरा होता है तो हम दिन में सफर क्यों नहीं कर सकते, जिस पर फिंच कहता है कि उसकी एक वजह है क्योंकि रास्ते में काफी खतरा होता है और वो खतरा होता है इंसानों का। यानी रात में बेशक हम यूवी रेडिएशन से बच जाएं, लेकिन हमें इंसानों का खतरा होता है और किसी भी इंसान पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फिंच को खांसी होती है इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है, जिस पर जेफ कहता है कि मैं बाहर ही रुकूंगा। नेक्स्ट डे जेफ को कोई आवाज सुनाई देती है इसीलिए वो बस में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि फिंच को खून की उल्टियाँ आ रही हैं और वो काफी बीमार भी है। तब यहाँ पर जेफ उससे पूछता है कि आपकी हेल्प करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब फिंच उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद जेफ अपनी नॉलेज को देखता है जो कि उसे बुक से मिली थी। तब उसके मुताबिक वो फिंच के सर पर गीला कपड़ा रखता है। यहाँ पर वो फिंच का काफी ख्याल रखता है और उसे ऐसा करता फिंच का डॉग भी देख रहा था। अब फिंच की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। इसके बाद जेफ बस चलाकर एक मॉल के पास आ जाता है। इसके बाद वो देखता है कि फिंच तो सो रहा है इसीलिए वो पहले वाले रोबोट इन डच को बाहर निकालता है और उसके साथ खाना लेने के लिए बाहर जाता है। इसके बाद वो दोनों मॉल के अंदर जाकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। उधर बस में फिंच की आंख खुल जाती है और जब वो बाहर देखता है तो डर जाता है। जहाँ जेफ खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था फिंच यूवी सूट पहनकर मॉल में आ जाता है। डच को खाने की चीज का एक पैकेट दिखता है इसीलिए वो उसे उठाने जाता है तो गिर जाता है और वो एक चीज में फंसकर टूट जाता है। तब उसकी आवाज सुनकर फिंच वहाँ पर आता है। तब वो दिखता है कि डच तो टूट गया है इसीलिए अब फिंच उसे ऑफ कर देता है। इसके बाद फिंच को एक जगह से आवाज आती है इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है। तब उसे वहाँ पर जेफ मिलता है जो कहता है कि मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तब फिंच उसे कहता है कि हम लोग सामान जमा करने के लिए कहीं पर भी नहीं रुक सकते और ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो दोनों बस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर वो नोटिस करते हैं कि गाड़ी उनका पीछा कर रही है इसीलिए फिंच वहाँ से निकलकर सिटी एरिया में आ जाता है। इसके बाद फिंच जेफ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अपनी गलती की वजह से हम मारे जा सकते हैं। इसके बाद फिंच अपनी एक गन निकालता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब वो लोग रात तक अपना सफर करते रहते हैं लेकिन अभी तक वो गाड़ी भी उनका पीछा कर रही थी। तब फिंच जेफ को तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए कहता है इसीलिए अब वो लोग गाड़ी से काफी दूर निकल आते हैं। आगे जाकर उन्हें एक बाईपास दिखता है। तब फिंच बस को ऊपर से नीचे लेता है। इसके बाद वो लोग ब्रिज के नीचे जाने लगते हैं। जेफ यहाँ पर फिंच को कहता है कि हम ब्रिज के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन फिंच उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो लोग वहीं पर गाड़ी रोक लेते हैं। यहाँ पर फिंच काफी डरा होता है और तभी जेफ बस से बाहर आता है और वो बस को धक्का लगाता है। धक्का लगाकर वो बस को ब्रिज के नीचे ले आता है। असल में वो यहाँ पर छुपने के मकसद से आए थे और तभी वो दूसरी गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर फिंच उस आदमी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है अपनी गन लेकर और जब उसे गाड़ी के वहाँ से जाने की आवाज आती है तब जाकर वो रिलैक्स होता है। इसके बाद जब फिंच बाहर आता है तो वो सोलर सिस्टम को टूटा हुआ पाता है। तब ये देखकर फिंच जेफ को कहता है कि अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता और ना ही हम सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। तब यहाँ पर जेफ उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं ये कर लूंगा। तब फिंच उस पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम एक मशीन हो, तुम कोई बात नहीं समझते और ना ही समझ सकते हो। इसके बाद वो जेफ पर काफी गुस्सा भी करता है और बस के अंदर चला जाता है, लेकिन जेफ बाहर ही बारिश में भीग रहा होता है। इसके बाद जेफ फिंच के पास अंदर आकर उसे कहता है कि हम गोल्डन ब्रिज तक जा सकते हैं। तब यहाँ पर फिंच उसे
एक और कहानी सुनाता है जिसमें कुछ टाइम पहले ओजोन लेयर कम होने लगी थी, जहाँ स्टार्टिंग में तो सब लोगों को यही लगा कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, इसीलिए वो लोग घर में चुप कर ही रहने लगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए वो लोग समझदारी करते हुए सामान जमा कर रहे थे और उन्हीं में से एक मैं भी था। फिंच कहता है कि जब मैं एक सुपरमार्केट से सामान जमा कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि अपनी मदर के साथ होती है। उस बच्ची की मदर ने उसे गन दी होती है और कहा होता है कि बेटा अगर तुम्हें कोई भी दिखे तो उसे शूट कर देना। तब ये देखकर मैं समझ गया कि अगर मैं उनकी हेल्प करने के लिए जाऊंगा भी तो वो मुझे मार देंगे, इसीलिए मैं वहीं पर छुपा रहा। लेकिन फिर इसके बाद उसके पास एक आदमी आया जिसके पास एक गन थी और उसने बहुत सारी गोलियां चला दी वहाँ पर। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो बच्ची और उसकी मदर मारी जा चुकी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो उस बच्ची का बैग हिल रहा था। तब उसे चेक करने पर मुझे ये डॉग मिला और तभी से हम एक दूसरे के साथ हैं। वो कहता है कि उस बच्ची और उसकी मदर का मैं ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं उनकी डॉग का ख्याल आज तक रख रहा हूँ और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम मेरे बाद मेरे डॉग का ख्याल रखो। नेक्स्ट डे वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर फिंच काफी बीमार होता है, इसीलिए वो रेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर जेफ उन्हें सैन फ्रांसिस्को लेकर जा रहा था जिसमें वो फिंच के पोस्ट कार्ड को देखता है और उस कार्ड के पीछे डैड लिखा हुआ था और जब वो बाकी कार्ड चेक करता है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद एक तितली उनकी बस से टकरा जाती है। तब ये देखकर जेफ बस को रोक देता है क्योंकि वो तितली बाहर धूप में भी सरवाइव कर रही थी। तब ये दिखाने के लिए वो फिंच को वहाँ पर बुलाता है। इसके बाद फिंच जब अपना हाथ बाहर निकालता है धूप में तो उसे कुछ भी नहीं होता। असल में ओजोन लेयर अब वापिस आ चुकी थी जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन का असर भी खत्म हो चुका था। इसके बाद फिंच बाहर आता है और यहाँ पर जेफ काफी खुश होता है। फिंच सूरज को देखता है और उसकी रेस को फील करता है। इसके बाद जेफ और फिंच का डॉग भी बाहर आ जाते हैं। फिंच बाहर आकर काफी खुशी से उस जगह को देख रहा होता है और तभी उसे एक तितली दिखाई देती है जो कि उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिंच एक जगह पर अच्छे से ड्रेसअप होकर बाहर आता है। फिंच यहाँ पर कहता है कि जितना अच्छा मुझे आज लग रहा है इतना अच्छा मैंने कभी भी फील नहीं किया। यहाँ पर जेफ फिंच को बताता है कि कल रात मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि हम लोग गोल्डन ब्रिज पर चले गए हैं। तब इस बात से फिंच काफी हैरान हो जाता है कि आखिर रोबोट ड्रीम्स कैसे देख सकते हैं, लेकिन वो इस बात से खुश होता है और वो जेफ से सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें रोबोट और मशीन बोला था। यहाँ पर जेफ फिंच को कहता है कि आपने तो मुझे बताया था कि वो पोस्ट कार्ड आपके अंकल ने आपको दिए थे, लेकिन उस पर तो डैड लिखा हुआ है। तब यहाँ पर फिंच उसे सारी बात सच बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए और मेरे फादर असल में एक इंजीनियर थे और मेरी एक बर्थडे पर वो कार्ड मुझे मेरे फादर ने दिया था। असल में मेरे फादर ने मुझे मिलने के लिए इन्वाइट किया था और उनसे मिलने के लिए ही मैंने ये सूट परचेज किया था, लेकिन मैं इस सूट को कभी भी नहीं पहन पाया। तब जेफ उससे बाकी कार्ड्स के बारे में पूछता है जिस पर फिंच कहता है कि वो मुझे पसंद आए थे इसीलिए मैंने उन्हें रख लिया क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन अपने सिटी के अलावा मैं कभी भी कहीं पर नहीं गया। यहाँ पर फिंच ये भी कहता है कि गोल्डन ब्रिज पर खड़े होकर अच्छा फील करना ह्यूमंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तब जेफ उसे कहता है कि हम भी वहाँ पर जरूर जाएंगे, जिस पर फिंच कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। तब ये सुनकर जेफ काफी दुखी होता है। फिंच जेफ को कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे मरने के बाद मेरे डॉग का ख्याल रखोगे, जिस पर जेफ कहता है हाँ प्रॉमिस मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। इसके बाद फिंच जेफ को उसके डॉग के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉग जेफ के साथ नहीं बल्कि फिंच के साथ ही खेल रहा था। वो बार बार बॉल ला कर फिंच को ही दे रहा था। तब ये देखकर जेफ समझ जाता है कि वो डॉग उसे पसंद नहीं करता। तब फिंच कहता है कि बेफिक्र रहो, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिंच को एक बार फिर से खून की उल्टी आती है। तब जेफ उसे बस की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर फिंच और जेफ एक दूसरे को गले मिलते हैं। इसके बाद फिंच जब बस में जा रहा होता है तो उसका डॉग भी उसके साथ ही चला जाता है। अंदर जाकर वो दोनों खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से जेफ काफी अकेला फील करता है और काफी दुखी होता है। इसके बाद फिंच बस के अंदर सो जाता है और बाहर जेफ सारा सामान इकट्ठा करने में बिजी होता है। रात को फिंच का डॉग रोने लगता है। तब ये देखकर जेफ समझ जाता है कि फिंच मर चुका है। इसके बाद जेफ फिंच की डेड बॉडी और उसके यूवी रेडिएशन सूट को भी जला देता है। अब यहाँ फिंच के मरने की वजह से जेफ और उसका डॉग काफी दुखी होते हैं। नेक्स्ट डे जेफ सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसे याद आता है कि मैंने भी वही करना है जो फिंच करता था, यानी वो डॉग के लिए खाना निकालता है और उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वो डॉग जेफ के साथ खेलने लगता है। इस वजह से जेफ काफी खुश होता है। इसका मतलब ये था कि वो डॉग जेफ के साथ रहना सीख गया है। नेक्स्ट डे वो दोनों सैन फ्रांसिस्को के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्होंने गोल्डन ब्रिज जाना होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं और काफी लंबा सफर करने के बाद वो गोल्डन ब्रिज तक पहुँच जाते हैं। और तब जेफ फिंच के कहने के मुताबिक ब्रिज के ऊपर जाकर ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह फील करता है। वहीं पर जेफ को एक पेपर नोट
नोट मिलता है जिस पर एक लड़की ने लिखा होता है कि वो सर्वाइवर है और वो एक जगह पर छुपी हुई है। तब यहाँ पर जेफ उस लड़की की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी ड्राइंग बनाकर वहाँ लगा देता है। इसके बाद जेफ और वो डॉग उस लड़की की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जेफ डॉग को अपनी कहानी सुनाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।